मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे वीडियो में। और आज का जो यह क्लास है आप लोग के इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आप लोग कुछ ऐसे थ्योरी बताएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट आप लोग बताएंगे जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप लोग के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में यह जो आप लोग का आज का थ्योरी है, जो आज का कंसेप्ट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और यहाँ से आप लोगों को पूरी तरीका से क्या करना है, नोट्स करना है। और यह ऐसे मेरे प्यारे साथियों थ्योरी आज देने वाले हैं जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए और सब्जेक्टिव पॉइंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज का पूरा सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आप लोग का हिंदी होता है विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा में कुछ ऐसे कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी विद्युत धारा के कंसेप्ट को हम लोगों को पढ़ना है और पूरा तरीका से आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और यह आप लोग का पार्ट 2 होने वाला है और एकदम शॉर्ट नोट्स में आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा सबसे पहला है कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं। यह आप लोग के 2 नंबरिया के लिए भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोधक का जो परिभाषा है ना, वह इस प्रकार देना है कि प्रतिरोधक ऐसा पदार्थ होता है, समझ गए ना। प्रतिरोधक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का ऐसा पदार्थ या ऐसा युक्ति होता है जिन्हें किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए काम में लाया जाता है, तो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। यानी प्रतिरोधक हम लोग का ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा वस्तु होता है कि मान लीजिए कोनो परिपथ में धारा के कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पदार्थ लगाएंगे वह कहलाएगा प्रतिरोधक। जैसे मेरे प्यारे साथियों नदी में बाढ़ आता है, तो नदी में बाढ़ आता है तो गाँव में नहर नाली में क्या होता है, पानी आ जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो नहर होता है, यदि नहर में पानी ज़्यादा हो जाता है या नहर में जो पानी होता है इस तरफ जा रहा है, यदि उसको इस तरफ मुड़ना होता है तो हम लोग उधर के रास्ता को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यानी मेरे प्यारे साथियों उस रास्ता में जो हम लोग लकड़ी डाले, पत्थर डाले, चाहे पुआल डाले, जो भी हम लोग डाले, तो वहाँ क्या किया कि वह पानी को कंट्रोल कर लिया, मतलब पानी को प्रवाह ही नहीं होने दिया, पानी को रोक लिया। तो वह मेरे प्यारे साथियों जो मटेरियल डालेंगे जो धारा को कंट्रोल कर देगा, ठीक है ना, जो धारा का करेगा, जो धारा को कंट्रोल कर देगा, वही कहलाता है प्रतिरोधक। तो ऐसा पदार्थ या सिस्टम जिन्हें किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए काम में लाया जाता है, तो उसे हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। यह आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला बार आइएगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। और यह आप लोग भी बचपने से पढ़े हैं कि चालक के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह 3 प्रकार के बटे हैं। एगो चालक, एगो कुचालक, एगो होता है मेरे प्यारे साथियों अर्धचालक। जैसे मेरे प्यारे साथियों कोई भी वस्तु देखिएगा, मतलब हम लोग का देखिए कोई भी वस्तु हम लोग का मतलब मुख्य रूप से देखिएगा तो एगो 3 रूप से, मतलब एगो देखिए एगो होता किसी भी चीज का आंसर 3 रूप से होता है, एगो हाँ, एगो ना, एगो बीच बिचवा होता है ना। वही आप लोगों का यहाँ पर है कि चालक के आधार पर जो पदार्थ होता है वह 3 भाग में बांटा गया है। एगो आप लोगों का चालक, एगो आप लोगों का कुचालक, हाँ एगो अर्धचालक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अर्धचालक। तो चालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा प्योर एकदम फुल मात्रा में। और कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है, उसे हम लोग कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। और अर्धचालक का मतलब होता है कि मेरे प्यारे साथियों ऐसा पदार्थ जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा का जितना मतलब हम लोग मात्रा भेजेंगे ओकरा में से बहुत कम दूसरा छोर तक पहुंचेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि एगो अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह आप लोगों का कोई अर्धचालक पदार्थ है, हम यहाँ से, ठीक है ना, हम यहाँ से 5 एम्पियर का धारा भेजे, ठीक है ना,
हम यहाँ से 5 एम्पियर का धारा भेजे और दूसरा का छोर तक 2 एम्पियर आया, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हम पहले का छोर से 5 एम्पियर का धारा भेजे और यहाँ तक 2 एम्पियर का धारा ही पहुंचा, इसको कहेंगे अर्धचालक। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सेंट्रल से गांव में विकास करने के लिए, गांव में पैसा मतलब गांव को विकसित करने के लिए पैसा मान लीजिए कि 1 करोड़ होने से आता है सेंट्रल से। देखिएगा कि गांव में मुखिया के पास आते आते 20 लाख बचता है, क्योंकि कुछ में मेरे प्यारे साथियों कुछ राज्य सरकार खाएगा, कुछ मंत्री, कुछ विधायक, ठीक है ना, कुछ मतलब जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं वो खाएंगे। अंत में मुखिया के पास आएगा 20 लाख। 20 लाख में से कुछ मुखिया खाएगा तो गांव में लगेगा 10-15 लाख लगेगा ना। तो वही यार होता है कि यहाँ से 5 एम्पियर भेजे लेकिन यहाँ 2 एम्पियर ही पहुंचा, बीच में कुछ गायब हो गया। तो यह अर्धचालक में ऐसा होता है। तो यह आप लोग का यहाँ पर हो गया। और ये देखिए चालक किसे कहते हैं, तो परिभाषा भी लिख दिए गए हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है अर्थात आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो वह चालक या सुचालक कहलाते हैं। अब देखिएगा कुछ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लोग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन पदार्थों में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी चालक पदार्थों में आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। यह पूछता है कि चालक पदार्थ में किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ ये दूसरा का नंबर कि विद्युत धारा के प्रवाह में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इन्हीं के वजह से, इलेक्ट्रॉन के वजह से ही किसी चालक में हमनी के लाइन मारता है, ठीक है ना, वह धारा का काम करता है, मतलब धारा बन जाता है। तीसरा का देखिएगा ताप बढ़ाने पर सामान्यतः चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटता है। ये वाला जो पॉइंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो जो हम लोग का कंडक्टर होगा ना उसका प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन चालकता घटता है। और कई बार आप लोग के ऑब्जेक्टिव में हम करवाए हैं, ठीक है ना, कि मेरे प्यारे साथियों यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक में प्रतिरोधो बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम हो जाएगा। यह आप लोग को पेयर याद रखना है। और ऐसा तो हम कई बार ऑब्जेक्टिव में करवा दिए हैं, आप लोग को पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा कुचालक या विद्युतरोधी या इंसुलेटर। यहाँ देखिए वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अर्थात आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक या इंसुलेटर हम लोग कहते हैं। देखिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। और आप लोगों से ये पूछ सकता है कि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक, कम, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेरे प्यारे साथियों किसी भी कुचालक में या किसी भी विद्युतरोधी में जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह आप लोग की नगण्य मतलब 0 होती है। अब यहाँ आइएगा अर्धचालक, यहाँ पर बताना है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के मध्य होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब वही कि एक छोर से 5 एम्पियर भेजे तो दूसरा का छोर तक 2 एम्पियर चाहे 3 एम्पियर पहुंचा लेकिन पूरा नहीं पहुंचा, बीच में गायब हो गया, तो वह अर्धचालक होता है। मतलब आधा चालक, याद रखें अर्धचालक मतलब क्या कि आधा चालक का गुण रखेगा तो अर्धचालक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स पॉइंट लिखा गया है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक का प्रमुख उदाहरण है। याद रखिएगा कि सिलिकॉन और जो हम लोग का जर्मेनियम होता है ना, जहां भी अर्धचालक का बात आएगा तो मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा फेमस है वह आप लोग का सिलिकॉन और जर्मेनियम ही है। और बी नंबर में लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, ठीक है ना। ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों देखिएगा इसमें क्या होता है ना, कहानी उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और जब प्रतिरोध घटाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगा। यह इसका कहानी होता है। यानी जो मेरे प्यारे साथियों इसका कुछ रिलेशन जो होता है ना, यह रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग समझना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों वह इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला आप लोग किसके लिए याद रखना, अर्धचालक के लिए, ठीक है ना। अर्धचालक में आप लोगों को याद रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का जो हम लोग का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का क्या होता है प्रतिरोध होता है, ये भी हम लोग का ई तो सभन में हम लोग का व्युत्क्रमानुपाती ही होता है, ठीक है ना। सब में
सब में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा मेरे प्यारे साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है, किसके लिए, अर्धचालक के लिए। और ओकरा बाद जब आप लोगों का चालक का बात किया जाएगा तो चालक में आप लोगों को याद रखना है कि टेम्परेचर जो होता है ना बाबू, यह आप लोग का प्रतिरोध के समानुपात होता है, एकदम आप लोगों को लिख लेना है। और उसके बाद यह जो हम लोग का आर और सी के बीच में जो रिलेशन है, यह हम लोग का फिक्स होता है, ठीक है ना। आर और सी के बीच में जो रिलेशन होता है यह हम लोग का फिक्स होता है। लेकिन ये वाला उल्टा होता है, क्योंकि चालक में डायरेक्ट समानुपाती होता है और चालक में उल्टा होता है, बस यही होता है। चलिएगा, यह हो गया। अब यहां पर आइएगा, देखिएगा किसी चालक तार के लिए प्रतिरोध का सूत्र हम लोगों को प्राप्त करना है, ठीक है ना। किसी चालक तार के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रतिरोध का सूत्र बाबू लोग हम लोगों को निकालना है कि किसी चालक तार के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कोई एगो तार ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई यहाँ पर एगो तार ले रहे हैं जिसपे इस छोर का जो नाम है, इस छोर का नाम आप लोगों का ए है और इस छोर का नाम आप लोगों का बी है, ठीक है। और इसका जो हम लोग लंबाई लेते हैं, इसका लंबाई हम लोगों का एल हो जाएगा, ये सर इसका लंबाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अब देखिएगा, और एरिया मान लेते हैं कि इस तार का जो एरिया है वह ए है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर पहला बात में एगो नियम दिया गया कि जो इस तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, इस तार में मान लीजिए प्रतिरोध होगा ना, तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा वह लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन कब, जब उसका एरिया अचर रहेगा तब, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं ए अचर है, ठीक है ना, ए अचर है। यह नियम दिया गया कि जो इस तार में मान लीजिए कि हमने के प्रतिरोध भी होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इस तार का जो प्रतिरोध होता है इसका लंबाई के समानुपाती होता है, कब, जब इसका एरिया हम लोग फिक्स कर देंगे तब। तो यह हो गया समीकरण 1। और उसके बाद आप लोग दूसरा का बारे में देखिएगा कि कहा गया कि जो इसका आर होता है ना, प्रतिरोध होता है, वह एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जब हम लोग एल को अचर कर देंगे, ठीक है ना, यानी जब इसके लंबाई को हम लोग अचर कर देंगे। तो यह हो गया समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिला देंगे तो आर समानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा। अब पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एगो आता है कांस्टेंट रो, और यहाँ से हो जाएगा एल अपॉन ए। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग का सूत्र आ गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो अब देखिएगा यहाँ से आर क्या है मेरे प्यारे साथियों, लिख देते हैं। आर आप लोगों का प्रतिरोध है, सारे बच्चे यहाँ से देखेंगे, आर जो है प्रतिरोध है। फिर हम लोग का एल क्या है, चालक तार का लंबाई है, ठीक है ना। एल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चालक तार का, ठीक है ना, चालक तार का लंबाई है। ओकरा बाद आप लोगों का ए क्या है, ए आप लोगों का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ए क्या है, क्षेत्रफल है। और जो आप लोग रो देख रहे हैं ना, यह एगो समानुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रो जो है मेरे प्यारे साथियों, एकरा के हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। रो जो है आप लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या हम लोगों का प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हम लोगों का होता है। तो यहाँ से सारा चीज हो गया। अब अगला बार आइएगा, ताप का प्रभाव, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी मेरे प्यारे साथियों चालक पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है और चालक पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझना है। तो ध्यान पूर्वक आप लोगों को यहाँ से समझना है। देखिएगा, चालक हो गया ना, चालक में यदि हम लोग टेम्परेचर जो होता है वह प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यह आप लोग लिख लेंगे। यानी मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ओकरा बाद हम लोग का टेम्परेचर घटेगा तो यदि हम लोग का प्रतिरोधो घटेगा, ठीक है ना। यह किसके लिए होता है, चालक के लिए। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है
वह प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग का टेम्परेचर घटेगा तो हम लोग का प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी अर्धचालक को जितना गर्म करिए, ठीक है ना, यानी अर्धचालक को मेरे प्यारे साथियों जितना गर्म करिएगा ना उसका प्रतिरोध उतने ज्यादा क्या होता है, कम होता है। सोचिए अर्धचालक में से देख रहे हैं जितने टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतने प्रतिरोध कम होगा, उतने बढ़िया चालक होगा। तो अर्धचालक में जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा ना उतने ज्यादा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वो सुपर कंडक्टर होगा। अर्धचालक को जितने ठंडा करिएगा ना उस उतने और ही खराब हो जाएगा, मतलब कुचालक हो जाएगा। यह आप लोग का हो गया। अब आइएगा यहाँ पर देखिएगा कि एक चालक तार का प्रतिरोध R है। यदि तार के लंबाई को खींचकर n गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यह आप लोग का ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, और ऐसा आप लोगों को कई बार हम करवा चुके हैं, ठीक है ना, कैसा मतलब कई बार करवा चुके हैं कि मेरे प्यारे साथियों यह ट्रिक जो है वह R2 बराबर आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग का एन स्क्वायर क्या होता है, R1 होता है। यह ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा, R2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर R1। यानी जो गुना करेगा ना बस ऐसे आप लोगों को कर देना है, आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। यह ट्रिक का याद रखिएगा, दादा है दादा, ठीक है ना, एक के आप लोगों को याद रखना है। ओकर बाद लेकिन मेरे प्यारे साथियों समझिएगा कि आप लोगों का यहाँ से R2 बाटा में जो R1 है, ठीक है ना, R2 बाटा में जो R1 है यह आप लोगों को याद रखना है। R बराबर रो L अपॉन ए। यहाँ से आप लोगों का L2 अपॉन का L1, ठीक है ना, L2 अपॉन का L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओकर बाद R बराबर रो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हो जाएगा A1 और अपॉन का A1 अपॉन का A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम लोग का त्रिज्या के जो होता है ना, त्रिज्या के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा तो R1 बाटा में R2 के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों D1 बाटा में D2 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या है, यह लंबाई है, यह एरिया है, ठीक है ना, यह लिख देते हैं। यह जो है लंबाई के लिए रिलेशन है, यह लंबाई के लिए, जल्दी से लिखिएगा, यह लंबाई के लिए। और ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों यह क्षेत्रफल के लिए है। और ये वाला आप लोगों का त्रिज्या के लिए, किसके लिए, त्रिज्या के लिए। और ये वाला आप लोगों का व्यास के लिए है। यानी जौना में चेंजिंग दे देगा, जौना में लंबाई में, क्षेत्रफल में, त्रिज्या में, व्यास में, जौना में चेंजिंग देगा यह आप लोगों को लगा देना है, आंसर निकल जाएगा। अब आइएगा यहाँ पर ओम के नियम का सदिशीय रूप क्या है। तो ओम के नियम के सदिशीय रूप में देखिए क्या लिखा गया है कि ओम के नियम का जो सदिशीय नियम होता है इसके अनुसार विद्युत धारा का जो घनत्व होता है, यानी विद्युत धारा घनत्व मतलब हम लोग का जे होता है, ठीक है ना, क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व जे होता है, वह आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी जे जो होता है मेरे प्यारे साथियों यह आप लोग का विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा जे जो होता है वह ई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे साथियों जे बराबर, ठीक है ना, जे बराबर हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा। अब पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एगो सिग्मा आएगा और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ से जे बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ से नोट करके एगो और ही फॉर्मूला लिखवा रहे हैं कि सिग्मा बराबर आप लोगों का 1 अपॉन का रो होता है, इहो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है ना। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो होता है। ये सारे फॉर्मूले आप लोग लिखेंगे बाबू लोग। यह हो गया। अगला आता है कि प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ देखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कि हम लोग का प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, एगो श्रेणी क्रम में होता है और एगो समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का 3 गो प्रतिरोध लेते हैं, 3 गो, यह आप लोग का एगो हो गया, ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर यह 2 गो हो गया और ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों यह हम लोग का 3 गो हो गया, ठीक है ना। इसका नाम हम R1 करते हैं, इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों हम R2 कर देते हैं, कोनो दिक्कत कहेगा ना सर।
और एकर नाम हम R3 करते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक के लाइन में, ठीक है ना। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है बाबू लोग? श्रेणी क्रम का मतलब आप लोग समझ गए, एक के लाइन में होता है। यानी ये वाला आप लोगों का R1 हो गया, ये वाला आप लोगों का R2 हो गया, और ये वाला आप लोगों का R3 हो गया। श्रेणी क्रम का मतलब होता है ना कि तार बटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? बस एगो तार, बस। अब तार मुड़ाइल होके, लपेटाइल होके, अझुराइल होके, कौनो मतलब ना। मतलब का बा? बस एगो। जैसे देखिएगा मेरे पास यह माइक का तार है, ठीक है ना। और ये वो तार है, लेकिन जहाँ जहाँ से आया है, कहीं लपेटाइल है, कहीं घूमल है, कहीं हैसे है, कहीं हैसे है, लेकिन तारवा एक के है। तारवा में कोनो बंटवारा नहीं हुआ है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि तार एगो। समांतर क्रम का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है ना। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है बाबू लोग? बंटवारा। देखिए कैसे। तीनों हो गया। देखिए तो यहाँ एगो बिंदु लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ एगो बिंदु लेते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तीनों को ला के इसी बिंदु पे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा मतलब देखिए एक बिंदु से तीन को बट गया ना, तो यही होता है बंटवारा, ठीक है ना। समांतर क्रम में क्या होता है? बंटवारा होता है। यह होता है समांतर क्रम। यह श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होगा? देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से तीन को तार निकल गया, तो यही होता है समांतर क्रम। अब यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे साथियों, यह हो गया। अब आइएगा श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग समझना है कि क्या क्या कहानी होता है। ध्यान से आप लोग मेरी सारी बातों को आप लोग समझ देखिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यह वाला आप लोगों का R1 हो गया, ये वाला आप लोगों का R2 हो गया, और ये वाला आप लोगों का R3 हो गया। और यहाँ इसका नाम हम A कर देते हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम हम लोग B करते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यह आप लोग का 3 गो है, ठीक है ना, 3 गो है। तो यहाँ पर जो अब हम लोग RS निकालेंगे, ठीक है ना, जो RS निकालेंगे वह आप लोग का R1 होता है, प्लस का R2 होता है, और प्लस का R3 होता है। R1 प्लस R2 प्लस का R3 होता है। यह आप लोगों को जो रिलेशन है यह याद रखना है हर हाल में, ठीक है ना, कि RS बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब श्रेणी क्रम में जय वो प्रतिरोध रहेगा तय वो आप लोगों को जोड़ देना है। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में दो गो बात आप लोगों को याद रखना है कि श्रेणी क्रम में हम लोग का जो धारा होता है, ठीक है ना, धारा, यह धारा समान रहता है, ठीक है, धारा समान रहता है। और हम लोग का विभवांतर बटेगा। बस यहीं से एगो सवाल आता है, विभवांतर। विभवांतर जो होगा मेरे प्यारे साथियों यह आप लोगों का बटेगा। तो आप लोगों को श्रेणी क्रम में दो गो बात याद रखना है कि धारा समान रहेगा और विभवांतर हम लोगों का बटेगा। यह हो गया। अब यहाँ पर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल केस में आप लोगों को समझाना है, ठीक है ना। स्पेशल केस में यदि एन, ठीक है ना, यदि एन असमान, यदि एन असमान प्रतिरोध हो तो, यदि एन असमान प्रतिरोध हो तो, यदि एन असमान, एक नंबर में लिखिएगा, यदि एन असमान प्रतिरोध हो तो हम लोग का जो RS का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस का डॉट 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 प्लस का यहाँ पर हम लोगों का RN हो जाएगा। याद रहेगा ना। यदि एन को भी रहेगा ना तो आप लोगों को लाइने से क्या करना है? जोड़ देना है। अब यहाँ आइएगा 2 नंबर में, यदि, ठीक है ना, यदि एन समान प्रतिरोध हो, ठीक है ना, मतलब अब वह समान नहीं रहे, समान है। यदि एन समान प्रतिरोध हो तो, यदि एन समान प्रतिरोध, यदि एन समान प्रतिरोध हो तो आप लोग का देखिएगा कि RS बराबर यहाँ से हो जाएगा R प्लस का R डॉट 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 प्लस का यहाँ पर R हो जाएगा।
तो आर एस बराबर यहाँ से हो जाएगा एन आर, ठीक है ना। आर एस बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि असमान रहेगा तो असही लाइन से जोड़ाएगा, और हम लोग का मेरे प्यारे साथ जो समान रहेगा तो आर एस बराबर एन आर होता है। यह याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम के लिए होता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में आर एस बराबर एन आर हम लोग का होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ आइएगा समांतर क्रम का संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह हम लोग का एगो प्रतिरोध हो गया, कहेगा ये सर। यहाँ पर भी हम लोग का एगो प्रतिरोध हो गया, कहेगा ये सर। यहाँ पर भी हम लोग का एगो प्रतिरोध हो गया। इसको हम लोग एगो तार से क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एगो तार से हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बैटरी। तो कहेगा सर ओकरा में बैटरी नहीं लगाए, मतलब उसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी बैटरी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा यह आई हो जाएगा, यह हम लोग का आई हो जाएगा। इसमें जाएगा तो हम लोग का I1 हो जाएगा, और इसमें जाएगा तो I2, और इसमें जाएगा तो I3। लेकिन इसमें जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, भी होता है, ठीक है। यह आप लोगों को यहाँ से इतना बात याद रखना है कि इसमें हम लोग का क्या होता है। अब देखिएगा समांतर क्रम में दो गो चीज होता है, श्रेणी क्रम में दो गो चीज, तो उसमें समांतर क्रम में दो गो चीज। श्रेणी क्रम में याद रखिएगा कि धारा बटेगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जो होगा वह धारा हम लोग का बटेगा, लेकिन हम लोग का विभवांतर सेम रहेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। विभवांतर का रहेगा हम लोग का समान रहेगा। हम लोग का समांतर क्रम में याद रखना है कि धारा बटेगा, लेकिन हम लोग का विभवांतर का रहेगा समान रहेगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम आप लोगों का R1 है, ठीक है ना। क्या है, R1 है। इसका नाम R2 है, और इसका नाम हम लोग का R3 है। R1 R2 R3 है। तो यदि हम लोग का यहाँ से मेरे प्यारे साथियों इसका रिजल्ट होता है कि 1/RP, ठीक है ना, 1/RP, और यहाँ से आप लोग का 1/R1 प्लस का आप लोग का 1/R2, और यहाँ से प्लस का यहाँ से 1/R3 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अब आप लोग का चालू होता है स्पेशल केस, ठीक है ना। स्पेशल केस में आप लोग देखिएगा एक नंबर में है कि यदि दो असमान प्रतिरोध हो, तो यदि दो, ठीक है ना, यदि दो असमान प्रतिरोध हो, तो यदि दो असमान प्रतिरोध रहेगा ना, मान लीजिए खाली दो गो रहेगा, तो जो आप लोग का आरपी का फॉर्मूला आता है ना, तो आप लोग का R1 गुना का R2 आएगा। मतलब एक बार गुना एक बार आप लोगों का जोड़ होगा, ठीक है ना। एक बार गुना, आप लोगों को याद रखना है कि एक बार गुना करना है और आप लोगों को एक बार क्या करना है, जोड़ करना है, यह याद रखना है। दूसरका में आप लोग आइएगा, मान लीजिए कि अब एन को भी रहेगा तो ऐसे ही जाएगा ना। याद रखिएगा कि मतलब 1/RP बराबर 1/R1 R2 R3, मतलब 3 गो क्लियर हो गया। मान लीजिए कि 4 गो 5 गो 6 गो रहेगा तो इसी में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो वह हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में कि यदि, ठीक है ना, यदि एन, ठीक है ना, यदि एन समान प्रतिरोध, ठीक है ना, यदि एन समान प्रतिरोध हो, तो यदि एन समान प्रतिरोध रहेगा तो आप लोगों का आरपी का जो वैल्यू है, आरपी का वैल्यू हम लोगों का R/N होगा, ठीक है ना। आरपी का वैल्यू क्या होगा, R/ हम लोगों का N होता है। यह आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पर हम रिजल्ट लिखवा रहे हैं, इस रिजल्ट को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। इस रिजल्ट को भूलिएगा मत। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, RS बराबर, ठीक है ना, RS बराबर हम लोगों का NR आया है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में RP का जो वैल्यू है वह R/N आया है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा कि जैसे हम लोग RS बटा यदि RP करते हैं तो हम लोग का R से R कटेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि RS बाटा में RP यदि हम लोगों से पूछेगा तो यह हम लोग का N² के बराबर होगा, ठीक है ना। RS बाटा में RP N² के बराबर, क्योंकि यहाँ पर बाटा करेंगे ना तो R से R कटेगा, N से गुना होगा तो N² आ जाएगा, यह याद रखना है।
अब यहाँ पर आइएगा विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग समझना है कि विद्युतीय शक्ति क्या होता है। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को, ठीक है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है, देखिए विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति क्या है कि समय के सापेक्ष किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। चाहे कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का SI मात्रक जो होता है वह वाट होता है। और इसका जो मेन सूत्र होता है ना, वह आप लोगों का यह होता है। सूत्र आप लोग लिख लेंगे कि P बराबर जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का W/T होता है। याद रहेगा ना, P बराबर फॉर्मूला जो होता है वह W/T होता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T हो जाएगा। अब यहाँ से इसका बीमा उमा के बात कर लेते हैं। देखिएगा बीमा का देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर SI मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक है ना, SI मात्रक। तो SI मात्रक में मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि शक्ति का सबसे फर्स्ट मात्रक हो गया वाट, हो गया ना, जो कि फेमस है। और दूसरा का बात करें तो एगो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ से कार्य का जूल और समय का सेकंड, तो एगो जूल प्रति सेकंड हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ से बीमा का बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, बीमा का ऊपरवा कार्य है तो कार्य का बीमा होता है ml² और T इनवर्स 2 हो जाएगा ये सर। और नीचेवा हम लोग का समय है तो समय का T हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का आएगा वह आ जाएगा ml² और T के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यह आप लोग का हो गया शक्ति का बीमा। अब यहाँ पर आइएगा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है जो आप लोगों के लिए एकदम विटामिन है, ठीक है ना। यह आप लोग लिख लीजिएगा विटामिन टैबलेट। विटामिन टैबलेट में बड़ा यह चीज़ आप लोगों का काम करेगा। विटामिन टैबलेट में यह चीज़ आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखिएगा कि एक प्रतिरोध को दी गई विद्युतीय शक्ति लगभग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यानी मेरे प्यारे साथियों, हई प्रतिरोध समझिएगा, मतलब एगो पापा है, समझ गए ना, पापा तो एक ही होते हैं सॉरी, यहाँ देखिएगा पापा एगो होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पापा का एगो है, एगो है मतलब पिताजी, ठीक है ना, एगो है। इनके 3 गो पुत्र हैं, क्या एगो, 3 गो पुत्र हैं। एगो आप लोग का प्रतिरोध है, क्या है, एगो हम लोग का प्रतिरोध होता है, एगो हम लोग का संधारित्र होता है। एगो क्या होता है, संधारित्र होता है। और एगो हम लोग का प्रेरित्र होता है। क्या होता है, एगो प्रेरित होता है। मतलब एगो पापा है, इनके 3 गो पुत्र हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरित है। हई जौन प्रतिरोध है ना बाबू, यह हम लोग का नालायक है, खच्चड़ है, क्या है, नालायक है। बाकी हई जौन दोनों है यह हम लोग का सुपुत्र है, क्या है, सुपुत्र है। यानी हम लोग प्रतिरोध को एनर्जी देंगे ना, प्रतिरोध को एनर्जी देंगे पूरा इसको ताप में बदल देगा। मतलब कि हम लोग प्रतिरोध को पैसा देंगे ना तो यह खर्च कर देगा, ठीक है ना, यह खर्च कर देगा। लेकिन संधारित्र को और प्रेरित को पैसा देंगे ना तो यह अपने पास क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एगो क्या है, प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध को विद्युतीय शक्ति जो एनर्जी हम लोग देंगे वह ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब वह हीट में क्या करेगा, चेंज कर देगा। लेकिन वही बात जब आता है संधारित्र का, यदि संधारित्र को हम लोग शक्ति देते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, संचित अपने पास रख लेगा। अब प्रेरित्र को भी हम लोग शक्ति देंगे ना तो वह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संचित कर लेता है। अब एग्जाम में सवाल 3 तरीका से पूछता है कि मेरे प्यारे साथ किसी भी ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब क्या, हीट। ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट। आप लोग खाना बनता है, गर्मी होता है, तो गर्मी में क्या होता है, आप लोग शरीर से ऊष्मा, हीट निकलता है, बोलते हैं सर कितना सर गर्मी है, ठीक है ना। गर्मी का मतलब होता है हीट। यानी मेरे प्यारे साथियों सोचिए कि ऊर्जा को, ठीक है ना, जो ऊर्जा को क्या करेगा, मतलब कि ऊर्जा को हीट में बदल देगा तो वह कौन होगा, प्रतिरोध होगा।
लेकिन मेरे प्यारे साथियों, विद्युत ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो एनर्जी को संचित करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, जो एनर्जी को संचित करेगा वह कहलाएगा संधारित्र। और क्या में, विद्युतीय ऊर्जा के रूप में, मतलब कि एनर्जी तो संचित करेगा लेकिन विद्युतीय ऊर्जा के रूप में जो एनर्जी को संचित करेगा वह कहलाएगा संधारित्र। जो हम एनर्जी देंगे उसको चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो संचित करेगा वह कहलाता है प्रेरित। यह याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत अंदर से है बात। यहाँ पर आइएगा, विद्युतीय शक्ति और आप लोग का ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र आप लोग को यहाँ पर लिखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल एकदम आने ही आने हैं, हर एक साल आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोगों का P बराबर मेरे प्यारे साथियों W/T होता है। ओकरा बाद मेरे प्यारे साथियों P का फॉर्मूला हम लोग का भाई होता है। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से V² होगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों I² होता है। तो यह आप लोग का 4 गो फॉर्मूला होता है। और ऊष्मीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H बराबर PT। PT के बाद हम लोग का VI और यहाँ से T हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ नहीं करना है, H का फॉर्मूला खाली PT याद रखना है। P का जो फॉर्मूला VI है, V² है और I² है, बस यहाँ पटकते जाना है। तो P का फॉर्मूला एक बार VI रखें, अब एक बार V² रखेंगे, तो यहाँ से V² और यहाँ से T हो जाएगा। और ओकरा बाद है I² यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा I² डॉट का R और डॉट का T। तो यह जो है ना, हाई वाला जो फॉर्मूला है एकरा के जूल का नियम भी बोलते हैं। तो यदि आप लोगों से कहीं पूछता है कि जूल के नियम का फॉर्मूला कौन है, तो यह है H बराबर, ठीक है ना, याद रखिएगा H बराबर PT VIT ये और ये। तो जूल का नियम ये वाला है, H बराबर I²RT आप लोगों को याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। पूरी तरीका से बढ़िया से आप लोग समझाने की कोशिश किए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, समझ में आ जाए। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।